भारत में 1 अप्रैल 2026 की सुबह यानी अमेरिका में 31 मार्च की रात को ट्रंप ने कहा कि हमें युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। हॉर्मुज़ का जो होता हो जाए, हम 2-3 हफ्तों में निकल लेंगे। वही ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:14 पर कहते हैं 1 तारीख को ईरान के न्यू रेजिम प्रेसिडेंट से बात हो रही है, वो सीज़फायर मांग रहे हैं। हम इस पर तब सोचेंगे जब हॉर्मुज़ का रास्ता खुल जाएगा। जब तक ये नहीं हो जाता हम ईरान पर बम मारकर उसे स्टोन एज में धकेलते रहेंगे। ट्रंप की इन बातों पर हम लौटेंगे, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। ये बात हमारी भी जो कवरेज हुई है उस पर भी लागू होती है, और जो तमाम सूचनाएं आप तक के पहुंची हैं इस युद्ध के नाम पर, उन पर भी लागू होती हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं वो एक चीज़ है, लेकिन युद्ध एक बड़ा गंभीर विषय है। दोनों तरफ से ऐसे लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं जिनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। जो अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, न उनके परिवारों के दुख की कल्पना आप कर सकते हैं, और न उन परिवारों के दुख को आप समझ सकते हैं जिनके बच्चे सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि अमेरिका को एक नई मिसाइल टेस्ट करनी थी। जी हाँ, लॉकहीड मार्टिन ने प्रिसाइज स्ट्राइक मिसाइल या PRSM नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की फौजें इस्तेमाल करती हैं। एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वॉरहेड अपने टारगेट के ठीक ऊपर फटने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ये वॉरहेड दगता है तब इससे टंगस्टन के हजारों मोटे मोटे छर्रे निकलते हैं जो कंक्रीट, डामर जो सामने आता है उसे छलनी कर देते हैं। 28 फरवरी के रोज अमेरिका की फौज ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। 3 तारीख को कंफर्म भी किया US सेंटकॉम ने कि हमने पहली बार PRSM को यूज किया। NYT के मुताबिक ये कहाँ यूज हुई थी? ईरान के फार्स प्रांत में एक प्राइमरी स्कूल के वॉलीबॉल ग्राउंड पर। हमले के वक्त लड़कियों की वॉलीबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी। बच्चियों समेत 21 लोग मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि गूगल मैप्स पर यह जगह साफ साफ स्कूल नजर आती है। हाँ, बगल में जरूर एक मिलिट्री साइट कभी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के क्रिस्टीन टीबर्ट ने अपने एक्स अकाउंट पर मिसाइल से निकली पैलेट्स, इनसे छलनी दीवारों और सड़क की तस्वीरें शेयर की हैं। आप इन्हें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि बच्चियों के बदन कितनी जगहों से छलनी हुए होंगे। उन्हें देखकर उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी। ध्यान दीजिए, ये मीनाब के उस हमले से अलग घटना है। वहां एक स्कूल पर टॉमाहॉक मिसाइल मारी गई थी जिसमें 165 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर 7 से 12 साल की बच्चियां थीं। NYT ने लिखा है कि फार्स वाले हमले में जहां टंगस्टन पैलेट वाली PRSM मिसाइल इस्तेमाल हुई, उसके बारे में यह बताना मुश्किल है कि मिसाइल जानबूझकर मारी गई थी या फिर यह एक नई मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या फिर मीनाब वाले हमले की तरह टारगेट सिलेक्शन में गलती हुई थी, लेकिन यह पहला यूज था। तो आप सोचिए वो युद्ध कितना त्रासद होगा जहां एक्सपेरिमेंट के लिए चलाई गई मिसाइलें बच्चियों को छलनी कर रही हैं। वहां ट्रंप जैसे आदमी का पलटी मारना या ईरान का यह कहना कि ट्रंप को हमने सीज़फायर का प्रस्ताव दिया नहीं, बेमानी है। इसलिए आज हम बम धमाकों, नेताओं के सनकीपन की जगह एक असल मुद्दे पर बात करेंगे। आपने आज तक ये तो सुना होगा कि हॉर्मुज़ के रास्ते चीन, भारत, पाकिस्तान और इराक के इक्का दुक्का जहाज आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन देशों ने ईरान से या तो बात कर ली है या वो उसका तय किया $2 मिलियन या 18 करोड़ का टोल देने को राजी हो गए हैं। आपको इस कथित कूटनीतिक सफलता की जानकारी है या दी ही जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होने से फारस की खाड़ी में 2000 जहाज फंसे हुए हैं और इन 2000 जहाज़ों पर तकरीबन 20,000 जहाजी भी फंसे हुए हैं जिनमें हज़ारों हिंदुस्तानी भी हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें बीच समंदर में लंगर डाले सैकड़ों जहाज नजर आ रहे हैं। ये जहाज लोहे के हैं, लेकिन इनके भीतर हाड़ मांस के जहाजी हैं जो शिप के ब्रिज पर तैनात हैं, जहां से शिप को चलाया जाता है। इंजन रूम में हैं, कुछ इनका मेंटेनेंस कर रहे हैं। जी हाँ, 1 महीने से खड़े जहाज़ों को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक चलती हुई फैक्ट्री है वो। 20,000 जहाजी फंसे हुए हैं। उनमें हिंदुस्तानियों के अलावा फिलिपिनो लोग भी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, यूक्रेन के कुछ लोग हैं, चीनी लोग भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जहाज़ों में रखा खाना सड़ रहा है। 1 महीने से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। नाविकों को पल पल जान जाने का खतरा महसूस हो रहा है। हर कुछ देर में उन्हें मिसाइल और ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है। रात में जैसे ही कोई रोशनी आसमान चीरती है वो सिहर जाते हैं। सो भी नहीं पाते इस डर से कि जाने कौन सा पल आखिरी होगा। मर्चेंट नेवी की जिस नौकरी के सहारे ये जहाज़ें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों में अपने पूरे ख़ानदान की तकदीर बदलना चाहते थे, आज मायूस होकर फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं कि मालूम चले कि जंग कब ख़त्म होगी।
कंपनी वालों का दबाव है कि जहाज के ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपके से जहाज निकाल लो, लेकिन हजारों टन वजनी जहाज जो 200-200 मीटर लंबे हैं, किसी 20 मंजिला इमारत जितने ऊंचे हैं, उन्हें ईरान की मिसाइलों से छिपाने का क्या तरीका है, ये सेठ जी नहीं बता रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि फॉग ऑफ वॉर में ईरान से बच गए तो अमेरिका या इजराइल का ही हमला हो जाएगा। कुवैत की वायुसेना ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट ऐसे ही तो गिराए थे। फॉग ऑफ वॉर बहुत क्लियर चीजें नहीं होती, लड़ाई में गलती भी हो जाती है। वायर्ड ने छापा है कि जंग की शुरुआत से अब तक 10 सेलर्स की जान तो जा चुकी है, लगभग 2 दर्जन घायल हैं। जो 10 मरे हैं उनमें कुछ हिंदुस्तानी भी हैं। जो जिंदा हैं, घायल नहीं हैं, वो 1 महीने से अपने सिर के ऊपर से मिसाइलें गुजरते देख रहे हैं। इसलिए आज के शो में आपको समंदर में फंसे सेलर्स की कहानी सुनाएंगे, मर्चेंट नेवी के जो जहाजी हैं। जंग की बात होगी, लेकिन आज हमारा मुख्य मुद्दा समंदर में फंसे हजारों जहाजी हैं, उनकी खैरियत है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 30 मार्च को भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया, जंग की शुरुआत में हॉर्मूज के इलाके में 28 भारतीय जहाज थे। इनमें से 24 हॉर्मूज के पश्चिम में थे, 4 पूरब में थे। बीते कुछ दिनों में पश्चिम में फंसे 6 और पूरब में फंसे 2 जहाज सुरक्षित इलाकों की ओर बढ़ गए। ये कुछ जानकारी हमने एनडीटीवी से भी ली है। बीते दिनों में 4 जहाज एलपीजी और 2 जहाज कच्चा तेल लेकर हिंदुस्तान आए हैं। कुछ भारतीय जहाज दूसरी मंजिलों की ओर भी बढ़े हैं, अफ्रीका वगैरह की तरफ। राजेश सिन्हा ने प्रेस को बताया कि भारत सरकार फिलहाल हिंदुस्तान आ चुके जहाज़ों को रिफिल के लिए भेजने का विचार नहीं कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि पहले भारतीय जहाज और दूसरे जहाज़ों पर सवार भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाए। जब राजेश सिन्हा बोल रहे थे 30 तारीख को, 30 मार्च की बात, तब फंसे हुए जहाज़ों की संख्या थी 18। अब भारतीय जहाज जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब हुआ भारत में रजिस्टर्ड जहाज, इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स। इन 18 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स पर 485 नाविक सवार हैं। सब के सब फारस की खाड़ी में हैं और अभी तक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी प्रकार की अनहोनी का समाचार नहीं मिला है। जो जहाज हिंदुस्तान की तरफ आ जा रहे हैं, हॉर्मुज से निकल जा रहे हैं, उन्हें भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं एस्कॉर्ट भी कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। अब जो भारतीय जहाज हैं, इनके अलावा कम से कम 10 ऐसे विदेशी जहाज हैं जो भारत के ही तरफ गैस या तेल लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी फारस की खाड़ी में स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हैं। तो भारतीय जहाज या भारत आने वाले जहाज़ों की संख्या 3 से 4 दर्जन के बीच होगी। लेकिन दर्शकों को यह समझना होगा कि बाकी जहाज़ों पर भी बहुत सारे भारतीय हैं, क्योंकि ग्लोबल शिपिंग में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। नंबर 2 हैं हम मैन पावर के मामले में। 21 जनवरी 2026 को जहाजरानी मंत्रालय ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया था कि दुनिया भर में भारत के 3,20,000 से ज़्यादा जहाजी काम कर रहे हैं। 21 अगस्त 2025 को हमने भी राजदूत की एक किस्त में आपको बताया था कि ग्लोबल शिपिंग में इंडियन टैलेंट बहुत पसंद किया जा रहा है इन दिनों। हिम्मत और डिसिप्लिन बराबर चाहिए इस लाइन ऑफ वर्क में। भारतीय नाविक इन गुणों के लिए जाने जाते हैं। चाहे कोई भी माहौल हो, आसानी से ढलते हैं, मुश्किल हालात में भी प्रोफेशनल बने रहते हैं। बाकी देशों के मुकाबले भारतीय नाविकों को काम पर रखना सस्ता पड़ता है, जबकि काम उनका टॉप नॉच ही है। कुछ वैसा ही है जैसे सॉफ्टवेयर में हो रहा है, सस्ते में मिल जाते हैं लेकिन बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। फिर नेविगेशन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो पूरी तरह अंग्रेजी नहीं होती है, उसमें बहुत जार्गन होता है, लेकिन इंग्लिश के ये करीब है और भारतीय अपनी बढ़िया इंग्लिश के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगेन, ये सॉफ्टवेयर वाली दुनिया से ही एक सिमिलैरिटी आपको मिल रही है। इसलिए आप जो भी जहाज देखते हैं ग्लोबल शिपिंग में, इनवेरिएबली आपको उनमें कोई ना कोई भारतीय मिल जाता है क्रू में, और इनमें से कई बहुत अच्छा वेतन पाते हैं, अपने परिवार को एक बढ़िया लाइफस्टाइल देते हैं। भारत से ज्यादा जहाजी देने वाला दुनिया में बस एक मुल्क है, फिलीपींस। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त हॉर्मूज बंद होने की वजह से 2000 जहाज समंदर में फंसे हुए हैं और इन जहाज़ों पर 20,000 से ज़्यादा नाविक हैं। स्वाभाविक है कि इन पर हज़ारों भारतीय भी होंगे और ये अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसे खेल में फंस गए हैं जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जहाज़ पर भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी सब नाविकों की हालत एक ही है। एक चीनी नाविक ने मीडिया को बताया कि वह हर दिन आसमान में मिसाइलों की लकीरें देखता है और रात में धमाकों की आवाज़ सुनता है।
ये कोई युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिक की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक कमर्शियल जहाज का कर्मचारी जिसका काम था सामान पहुंचाना, लेकिन अब उसकी ड्यूटी बदल गई है। अब वो बस जिंदा रहने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जहाज़ों के इतने करीब ड्रोन हमले हुए हैं कि इंजन रूम को नुकसान पहुंच गया। बगल वाले जहाज पर गिरा, इनके इंजन रूम को नुकसान पहुंच गया जब डेब्री आया, और क्रू को घंटों ये समझ नहीं आया कि अगले टारगेट में जहाज का वही हिस्सा तो नहीं उड़ा दिया जाएगा जहां वो रहते हैं, खाते हैं या सोते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के बावजूद कई जहाज ऐसे सिस्टम में चलते हैं जहां जहाज का और उसके ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन अलग अलग देशों में होता है। मतलब मालिक किसी दूसरे देश में बैठा है और जहाज का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में हुआ है। तो नतीजा ये होता है कि जब जहाज फंस जाता है ऐसी किसी सिचुएशन में, तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता। एनवाईटी ने भी ऐसे ही एक जहाज में फंसे सेलर से संपर्क किया। अखबार ने नाम नहीं छापा है, पहचान छिपाई है। नाम लिखा है केआर कहते हैं कि मैंने तो अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दी है। मुझे सिर्फ मेरे परिवार की फिक्र होती है। हम बस मिसाइल और धमाकों की आवाज़ सुनते हैं। एक और पहलू मानसिक दबाव का है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि जितना लंबा ये संकट चलेगा उतना ही इन जहाज़ियों पर मानसिक असर पड़ेगा। ये लोग महीनों तक सीमित जगह में रह रहे हैं, बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं है और हर दिन अनिश्चितता में ये गुजार रहे हैं। कुछ जहाज़ों पर राशन ख़त्म होने की बात भी रिपोर्ट की गई है। सब्जियां सड़ रही हैं फ्रिज में। मेडिकल सुविधा लगभग न के बराबर है और यहाँ तक कि इन जहाज़ों से संपर्क भी कभी कभी टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि जब जंग नहीं थी तब इन जहाज़ियों की ज़िंदगी बहुत गुलाबी थी। हमने 21 अगस्त वाले एपिसोड में आपको बताया था 2025 में कि लगभग 900 हिंदुस्तानी दुनिया भर के जहाज़ों पर ही फंसे हुए हैं और उनकी वापसी का कोई अता पता नहीं है। ये लोग अबडक्ट नहीं किए गए हैं, इन्हें इनकी कंपनी ने अबैंडन कर दिया, मैंने त्याग दिया। फिलीपींस के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय ही इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। शिपिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी एक देश के जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करती है। ज़्यादातर पोर्ट से निकलते ही आप इंटरनेशनल वाटर्स में हो। हकों की रखवाली हो तो ठीक है, अगर कंपनी ठीक है तो होगी, नहीं हो रहा है तो आप बगावत नहीं कर सकते। बगावत आप किसी भी नौकरी में नहीं कर सकते अगर प्राइवेट है, लेकिन मर्चेंट नेवी में ये एक बड़ी समस्या है, खासकर ऐसी कंपनियों में जो बड़ी पेशेवर कंपनियों की तरह नियमों का लोड नहीं लेती। जैसे आप अगर मर्स्क में हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक हो। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसके रजिस्ट्रेशन का अता पता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब ये फील्ड चुनौती वाली है, और जब चुनौती में युद्ध की एंट्री हो जाती है तो आप सोच सकते हैं परिवारों पर क्या बीत रही होगी। फ्रिज में रखी सब्जियां सड़ रही हैं, सप्लाई का अता पता नहीं है, न ये मालूम है कि जान रहेगी या जाएगी। फिर एक समस्या जहाज पर लदे सामान की है। मालिक इसीलिए प्रेशर दे रहा है कि निकाल। कच्चे तेल के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी है। यूरिया और अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर हैं जो लाखों लोगों की खेती में काम आने वाले हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स भी हैं। हीलियम के कंटेनर्स को नुकसान हो रहा है, उस पर खबरगांव एक सेपरेट वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहा है हीलियम वाले एंगल पर, उसको भी ज़रूर देखिएगा। हीलियम में दिक्कत यह है कि उसे हमेशा बेहद कम तापमान पर रखना पड़ता है। दिक्कत यह है कि जो कंटेनर्स यार्ड में रखे हुए हैं, पोर्ट्स पर या फिर जहाज़ों पर लदे हुए हैं, उनका टेम्परेचर उस तरह से मेंटेन हो नहीं पा रहा है। एक और ख़तरा है, यानी जो सामान दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाता है वो भी फंसा है, ख़राब हो रहा है। हर दिन जो देरी हो रही है, अरबों डॉलर का नुकसान। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज़ तो हमने बंद नहीं किया, बस जो दुश्मन है उसके लिए बंद है। जो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे उनके जहाज़ यहाँ से नहीं जाएंगे। 28 मार्च को मार्को रूबियो ने कहा कि वन वे और अनदर हम खुलवा देंगे। 2 दिन बाद ट्रंप ने कुछ अधिकारियों से कह दिया कि हम बिना हॉर्मुज़ खुलवाए जंग से रैप अप कर लेंगे। जिनका नुकसान हो रहा है वो खुद अपना रास्ता खुलवाएं। जबकि कुछ दिन पहले ट्रंप खुद ये बात कह रहे थे कि ईरानी नेवी तो ख़त्म हो गई, अब हॉर्मुज़ खुल ही जाएगा। हम चाहते तो आपको ट्रंप की ऐसी और गुलाटियों के बारे में बताते, जैसे जो ट्रंप रिजीम चेंज का राग छेड़कर जंग में उतरे थे, बीच में अचानक रिजीम चेंज की बात बंद कर देते हैं। जब लोग पूछने लगते हैं कि गोलपोस्ट शिफ्ट कैसे हुआ तो कह देते हैं कि रिजीम चेंज इन ईरान इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। लेकिन ये बेकार की मेहनत होगी हमारी, और आपका टाइम भी ख़राब होगा। बंदर का स्वभाव वर्णन अगर किया जाए तो उसमें गुलाटी के अलावा और क्या क्या आ सकता है, इस पर भाषा विद्वानों ने बहुत कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने को कुछ था भी नहीं। बंदर गुलाटी ही मारता है। 31 मार्च के राजदूत में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन गए हैं गारंटीज़ के लिए। आज उसका अपडेट आया है। वो जानने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लीजिए। 29 मार्च को इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री मिले।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मीटिंग होस्ट की थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो। जो चर्चा होती उसे ईरान और अमेरिका के अधिकारियों तक पहुंचाया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मार्च की मीटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस इमीडिएट सीज फायर पर दिया गया कि अभी तो शूटिंग वॉर जो है वो रोको। ईरान की शुरुआत से मांग थी कि वो जंग बिना इंटरनेशनल गारंटी के ख़त्म नहीं करेगा और ये गारंटी लेने के लिए ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री 31 मार्च को चीन गए थे। आज अपडेट आया कि चीन ने गारंटी पर तो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 बिंदु आगे रखे हैं। सबसे अहम बात यह है इनमें कि ईरान और खाड़ी देशों की संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, उनकी सुरक्षा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके अलावा हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए भी एक्शन लेने की बात कही गई है। चाइना इंटरनेशनल शिपिंग में पहले यूरोपियन कंपनीज का राज चलता था, मस्क वगैरह का, अब चाइना शिपिंग का राज चलता है। उनके बहुत सारे शिप्स वहाँ पे हैं, तो उन्होंने वो भी जोड़ा है कि इन जहाज़ों को निकालो। स्पष्ट तौर पर कोई गारंटी का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरे बिंदु में कहा गया कि जब तक सीजफायर की बातचीत चलेगी तब तक कोई भी पक्ष हमला न करे, यानी तब तक शूटिंग वॉर बंद रहे। इस पॉइंट से ऐसा लगता है कि चीन संभवतः इजरायल और अमेरिका की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि जून 2025 में और इस बार की जंग में भी देखा गया कि अमेरिका और इजरायल बातचीत के बीच में हमला करते हैं और फिर कहते हैं कि जब आप सरेंडर करोगे तब बम मारना बंद करेंगे। पीस थ्रू स्ट्रेंथ की उनकी टैक्टिक है। जानकार कहते हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने ये बिंदु ऐड करवाया होगा। स्पष्ट तौर पर ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चीन गारंटी दे भी दे तो लागू कैसे करेगा, ये एक प्रश्न है। क्या चीन अपनी गारंटी की अवहेलना पर हमला करेगा अमेरिका पर? जवाब आप गेस कर सकते हैं। लेकिन चीन के पास कुछ चीज़ें हैं। मई में ट्रंप को चीन जाना है और अगर ट्रंप बिना जंग का मसला हल किए चीन चले गए तो उनकी विजिट का सारा मजा जाता रहेगा। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप चीन जाने से पहले जंग को ख़त्म ज़रूर करेंगे, ताकि वहाँ जाकर अपनी तारीफ कर सकें कि मैंने दुनिया को कैसे बचा लिया, मैं न होता तो ईरान दुनिया को तबाह कर देता। अब जंग से जुड़े कुछ दूसरे अपडेट्स। अब्बास अराक्ची ने कंफर्म किया कि स्टीव विटकॉफ ने उन्हें मैसेज किया है। पहली बार कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले अराक्ची बार बार कह रहे थे कि अमेरिकन से हमारी बात नहीं हो रही डायरेक्टली, लेकिन अराक्ची ने यह भी कहा कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, हम बातचीत के लिए रेडी नहीं हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि अराक्ची और विटकॉफ के बीच बातचीत हुई है। क्या बात हुई है ये पब्लिक नहीं किया जा रहा है। एक अपडेट ईरान के पास स्ट्रक्चर को लेकर भी है। ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि अब IRGC ने सरकार पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है, जिसका डर यूएस बाय द वे दिखाता था। 18 मार्च को ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनकी जगह दूसरी नियुक्ति की बात चल रही थी। मसूद पेजेश्कियान चाह रहे थे, जो थोड़े से लिबरल मॉडरेट माने जाते हैं बाय ईरान स्टैंडर्ड्स, कि हुसैन दहगान खतीब की जगह लें, लेकिन IRGC ने उनके इस फैसले को मानने से इनकार किया। IRGC के मौजूदा मुखिया अहमद वहीदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी ने इस नियुक्ति को वीटो किया। उनका कहना था कि जंग के समय IRGC को फैसले लेने देना ठीक रहेगा। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम ईरान की एक समझदार लीडरशिप के साथ कांटेक्ट में हैं। मुश्तबा खामेनेई का पता नहीं है। IRGC के मुखिया भी पब्लिक में आ नहीं रहे हैं। इसलिए लोगों को लगा कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, यानी पेजेश्कियान अराक्ची, इनसे बात चल रही होगी। पर जैसे हमने बताया, अराक्ची ने कल ही दोहराया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। विटकॉफ से बात की बात उन्होंने कह दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भरोसा हम अमेरिकन पे नहीं करते। और ये जो डेवलपमेंट है, जिस तरह से पोजीशंस वीटो की जा रही हैं, उससे साफ है कि अराक्ची के साथ साथ IRGC के लोगों से भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा अगर किसी मोड़ पर इस बातचीत को पहुंचना है। इसी नोट पर हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।